Think about walking through a dense forest. You see tall trees, hear birds singing, feel the breeze on your skin. All around, life is happening. Plants are growing, animals are moving, and tiny organisms are at work. Now imagine diving into the deep blue ocean. As you descend, you see a world full of life. Colorful corals, fishes, mysterious creatures that glow in the dark, wonderful aquatic plants. The living world is so diverse. So hello everyone, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं दीपिका और आज हम पढ़ेंगे द लिविंग वर्ल्ड। So in this video lecture, we will be studying about the diversity in the living world and the taxonomic categories. So let's get started. Let us start with the term biodiversity. बायोडाइवर्सिटी, बायो का मतलब होता है लाइफ और डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स से लेके ह्यूज एनिमल्स तक हमारे अर्थ पे जो है वो पाए जाते हैं। स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, ठीक है। और अगर हम लोग ह्यूज एनिमल्स की बात करें तो एलिफेंट, अगर हम लोग टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो, या फिर अगर हम लोग एक्वेटिक एनिमल्स की बात करें तो वेल है, डॉल्फिन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स, इंसेक्ट्स, ह्यूमंस, प्लांट्स, इतनी वैरायटी है अर्थ पे लाइफ फॉर्म्स की। ये जो वैरायटी है, ये जो वैरायटी है इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये जो बायोडाइवर्सिटी है इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो बायोडाइवर्सिटी का जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि वो इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। वो कैसे? तो ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो डायरेक्टली कहो या फिर इनडायरेक्टली एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो जो प्लांट्स हैं, हम प्लांट से शुरू करते हैं। जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, खुद का फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। अभी ये जो प्लांट्स होते हैं इन पे कोई एनिमल जो है वो फीड करेगा। फॉर एग्जाम्पल डियर। अभी ये जो डियर है इस पे कोई दूसरा एनिमल शायद फीड करे, जैसे कि जैकल। और इस जैकल को शायद किसी और कोई और एनिमल जैकल पे कोई और एनिमल शायद फीड करे, जैसे कि लायन। अब लायन की डेथ के बाद जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो लायन पे फीड करेंगे। तो ये जो एक साइकिल है वो चलती रहती है और ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो हमने ये समझ लिया है कि इतने वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स की हमें जरूरत क्यों थी। अर्थ को इतनी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स की जरूरत क्यों थी? क्योंकि इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो मेंटेन होता है। अब ये वैरायटी जो है वो इतनी ज्यादा है कि उसको एक नाम देना जरूरी है। अब हम तो जो अर्थ पे रहने वाले लोग हैं, डिफरेंट कंट्रीज में रहते हैं, डिफरेंट भाषा बोलते हैं। मतलब एक ही कंट्री में आपको बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेजेस देखने मिल जाएंगी, तो अगर डिफरेंट कंट्रीज की बात करेंगे तो ऑफ कोर्स बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। तो हर लैंग्वेज में हर पर्टिकुलर चीज का एक अलग नाम होता है, तो उसकी वजह से काफी कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक बुक की बात करूँ तो इंग्लिश में उसे बुक कहा जाता है, और अगर हम अपन हिंदी की बात करें तो हिंदी में उसे किताब या फिर पुस्तक कहते हैं। तो अगर मैं किसी ऐसे लोकेलिटी में पहुंच जाती हूँ जहाँ पे किसी को हिंदी नहीं आती है और मैं वहां जाके लोगों से किताब या फिर पुस्तक मांगू, तो क्या वो समझ पाएंगे कि मैं उनसे बुक मांग रही हूँ? तो यही जो कंफ्यूजन है लैंग्वेजेस का, वो जब स्टडी की बात आती है, जब हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी की बात करते हैं तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करती है कि अगर सपोज किसी रिसर्चर ने किसी ऑर्गेनिजम्स को पूरे तरीके से डिस्क्राइब कर दिया है, किसी ऑर्गेनिज्म को, और उसका जो उसने नाम लिख दिया खुद के उसके लैंग्वेज में, उसके लोकल लैंग्वेज में, और अगर हम उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना चाहते हैं तो हमें पता ही नहीं होगा कि ये जो नाम लिखा है ये उसी ऑर्गेनिज्म का है या फिर नहीं है। ठीक है। तो इस तरीके का जो कंफ्यूजन है वो दूर करने के लिए नॉमेनक्लेचर लाया गया। नॉमेनक्लेचर यानी नामकरण। तो जो प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिससे हम किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को नाम देंगे उसे नॉमेनक्लेचर कहा जाता है। और नॉमेनक्लेचर की कुछ खासियत है। खासियत ये है कि एक नाम अगर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को दे दिया गया है तो वही नाम फिर दोबारा रिपीट नहीं होगा, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को नहीं दिया जाएगा। ठीक है। मतलब उसको जो नाम दिया वो सिर्फ उसी का रहेगा, उसके बहुत सारे नाम हो सकते हैं पर उसका जो नाम है, जो पर्टिकुलर नेम है, वो किसी और का नहीं होगा।
ठीक है। इस तरीके से कोई भी कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट नहीं होगा, और वो जो नाम है वो यूनिवर्सली सेम होगा, एक सिंपल लैंग्वेज में होगा, जो हम देखेंगे आगे। ठीक है। तो जब हम लोग साइंटिफिक नेम देने की बात करते हैं, जब प्लांट्स की बात होगी, तो वो बेस्ड होगा ऑन इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ICBN। और जब हम लोग एनिमल्स की बात करेंगे, जो साइंटिफिक नेम होगा वो होगा ऑन बेस्ड ऑन इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है। अब ये जो नामकरण है, ये नामकरण करने के लिए हमें पहले ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करना पड़ेगा। ठीक है। उसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसको पूरी तरीके से स्टडी करना पड़ेगा कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। ठीक है। और तभी हम उसे एक मीनिंगफुल नेम दे पाएंगे बेस्ड ऑन हिज और हर डिस्क्रिप्शन। ठीक है। तो अ, उसे आइडेंटिफाई करने के बाद ही हम उसका नॉमेनक्लेचर कर पाते हैं। ये जो नॉमेनक्लेचर होता है, इसमें जो नाम दिया जाता है, वो बेसिकली जो है वो उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, और इसीलिए उसे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहा जाता है। प्लीज नोट, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। क्यों? क्योंकि उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं। अब दो कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? जो पहला कंपोनेंट होता है उसे हम कहते हैं जेनेरिक नेम, और जो दूसरा कंपोनेंट होता है उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक एपिथेट। अभी जेनेरिक नेम क्या है और स्पेसिफिक एपिथेट क्या होता है, वो हम आगे स्टडी करेंगे। और ये जो नेमिंग का, जो नॉमेनक्लेचर का, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का जो प्रोसेस है, वो इंट्रोड्यूस किया था कैरलस लीनियस ने। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो होता है उसके कुछ रूल्स होते हैं, वो अब हम स्टडी करेंगे। पहले तो जो ये नाम दिया जाता है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो किया जाता है, वो हमेशा लैटिन लैंग्वेज में हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं मैंगो का एग्जाम्पल। तो ये जो है, ये मैंगो का बाइनोमियल नेम है, जिसमें दो कंपोनेंट्स है एज यू कैन सी। जो ये मेंजीफेरा है, मेंजीफेरा इंडिका इसका नाम है। जो मेंजीफेरा है वो उसका जेनेरिक नेम है, और जो इंडिका लिखा हुआ है वो उसका स्पेसिफिक एपिथेट है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो नोमेनक्लेचर होता है उसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बोलते हैं, और उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट। तो मैंगो के एग्जांपल में मेंजीफेरा इंडिका जो उसका नाम है, उसमें जो मेंजीफेरा है वो उसका जेनेरिक नेम है, और इंडिका उसका स्पेसिफिक एपिथेट है। अब इसी एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि जो ये बाइनोमियल नेम है, इसे मैंने इटैलिक्स में लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये जो नाम है वो हमेशा इटैलिक्स में ही लिखा जाता है, लेकिन ये तो मैंने लैपटॉप से टाइप किया है, इसलिए मैंने इसको इटैलिक में किया हुआ है। अगर हम ये अपने नोटबुक में लिख रहे हो तब हम इटैलिक्स में नहीं लिख सकते, तो तब हमें इसे अंडरलाइन करना होता है। अब दूसरी चीज जो हमें नोट करनी है, जो ये जेनेरिक नेम होता है, जैसे कि मैंगीफेरा, उसका पहला जो लेटर है वो हमेशा कैपिटल होगा, मतलब ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। जो स्पेसिफिक एपिथेट होता है उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो स्मॉल लेटर होता है। ठीक है। और कभी कभी जो बाइनोमियल नेम होता है, साइंटिफिक नेम होता है, उसके पीछे साइंटिस्ट का नाम भी जो है वो शॉर्ट फॉर्म में डाला जाता है। ये उस साइंटिस्ट का नाम होता है जिसने उसको पहली बार डिस्क्राइब किया होता है। जैसे कि मैंगो का जो नाम है वो है मैंगीफेरा इंडिका लिन, और जो लिन है वो डिनोट करता है कैरलस लीनियस को, और ये जो नाम है वो इटैलिक्स में नहीं लिखा जाता। तो आई होप आपको जो रूल्स है वो क्लियर है कि ये जो बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं वो लैटिन में होते हैं, इटैलिक में लिखे जाते हैं। पहला जो दो कंपोनेंट्स होते हैं, तो पहला कंपोनेंट जो है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, जेनेरिक नेम को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा कंपोनेंट स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करता है। हैंड रिटन होगा तो हमें अंडरलाइन करना है, वरना इटैलिक्स में लिखना है। ठीक है। और जीनस जो होता है, वो जेनेरिक नेम जो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा, स्पेसिफिक एपिथेट जो है वो स्मॉल लेटर से शुरू होगा। लास्ट में ऑथर का नेम जो है हम लोग एब्रिवेटेड फॉर्म में भी डाल सकते हैं। ठीक है। अभी हमने एक बात की थी कि जो अर्थ है उसके ऊपर बहुत सारे वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, बहुत ज्यादा है। तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि हम एक एक ऑर्गेनिज्म को पकड़े, उनको पहले डिस्क्राइब करें, आइडेंटिफाई करें, और फिर हम उसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के थ्रू उसे एक नेम दें? क्या ये पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि इतने ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हम कितनों को नेम देंगे? ठीक है। तो उसके लिए फिर एक टर्म आती है क्लासिफिकेशन। अभी क्लासिफिकेशन क्या होता है? हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं उनका बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल बर्ड्स। ठीक है। जब उड़ने की बात आती है तो हम उसमें बर्ड्स को डाल देते हैं। अगर तैरने की बात आएगी तो फिशिश। अगर सोचने की बात आती है तो ह्यूमन बींग्स।
ठीक है। तो ये अलग अलग हमने ग्रुप्स बना दिए बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक। एक सिंपल मोटा मोटा कैरेक्टरिस्टिक हमको पता है कि ये, जैसे कि तैरने की बात है तो फिशिश, उड़ने की बात है तो बर्ड्स, एक ग्रुप में डाल दिया, बर्ड्स के ग्रुप में। अभी जो बर्ड्स का ग्रुप है उसमें तो वैरायटी ऑफ बर्ड्स हैं, अलग अलग टाइप के बर्ड्स है कि सबका नाम हमें पता होना जरूरी है इस वक्त? नहीं, हमें स्टिल पता है कि ये जो है वो उड़ते हैं सब के सब। ठीक है, सबका नेमिंग हमको पता नहीं है लेकिन एक कैरेक्टरिस्टिक हमको उनका पता है। तो इस तरीके से उनको डिफरेंट ग्रुप्स में डाल दिया जाता है। अब ये जो ग्रुप है इन्हें कहा जाता है टेक्सा। ये जो कैटेगरीज है इन्हें कहा जाता है टेक्सा। अभी इसके बारे में हम आगे और भी डिटेल में स्टडी करेंगे। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, टेक्सा का मतलब होता है ग्रुप। Taxa is a scientific term for categories into which organisms are grouped. ठीक है, तो उसी पे से आता है टेक्सोनॉमी, यानी कि ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डालना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं टेक्सोनॉमी। ठीक है, टेक्सोनॉमी इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ कैरेक्टराइजेशन। ऑर्गेनिज्म को कैरेक्टराइज किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, उसे क्लासिफाई किया जाता है एंड देन उसका नोमेनक्लेचर किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अब देखिए कि टेक्सोनॉमी के साथ साथ आप कभी कभी देखोगे एक सिमिलर टर्म यूज की जाती है जिसका नाम है सिस्टमैटिक्स। ठीक है, सिस्टमैटिक्स में भी ऑर्गेनिजम्स को कैरेक्टराइज करके उनको क्लासिफाई करके नोमेनक्लेचर उनका किया जाता है। ठीक है, लेकिन उसमें जो है वो ऑर्गेनिजम्स के बीच का जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होता है वो भी स्टडी किया जाता है। तो सिस्टमैटिक जो है वो एक ब्रॉडर स्टडी ब्रांच है जो ऑर्गेनिजम्स के बीच का रिलेशनशिप जो है वो स्टडी करता है। तो अभी अभी हमने देखा कि हमने जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको अलग अलग कैटेगरीज में डाला। जैसे कि हमने बर्ड्स की बात की, जैसे हमने कहा कि जब उड़ने की बात आती है तो हम लोग उसको बर्ड्स बोल देते हैं, बर्ड्स की कैटेगरीज आ गई। ठीक है, तैरने की बात आई तो हमने फिश उसको एक कैटेगरी में डाल दिया। ठीक है, तो वैसे ही हमने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको डाला। अभी जो कैटेगरीज हैं उनको हमने कहा कि वो टेक्सा होती हैं। अब टेक्सा जो है वो प्लूरल वर्ड है, उसको सिंगुलर वर्ड जो है वो है टेक्सॉन। ठीक है, सिंगुलर वर्ड जो होता है वो टेक्सॉन। अभी जो टेक्सा है ये जो है वो डिफरेंट लेवल पे हो सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट मतलब कोई हायर लेवल फॉर एग्जांपल कैटेगरी हो गई या फिर कोई लोअर लेवल कैटेगरी हो गई। फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपली समझाती हूँ। आप अपने स्कूल का एग्जाम्पल ले लीजिए। जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो सबसे लोअर लेवल पे आते हैं। उसके बाद उनके सुपीरियर होते हैं उनके टीचर्स। ठीक है, उनके सुपीरियर होते हैं उनके टीचर्स। अभी जो टीचर्स हैं इनके सुपीरियर अगर हम कोई होगा तो वो होगा प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल के सुपीरियर शायद कोई हो सकता है कि स्कूल का फाउंडर या फिर ट्रस्टीज वगैरह जो होते हैं वो। तो इस तरीके से एक पूरी जो है वो कैटेगरीज, मतलब एक लेवल्स जो होते हैं कैटेगरीज के, रैंक्स जो होते हैं वो बनते हैं। और उसे ही हम कहते हैं टेक्सोनोमिक हायरार्की। जब हम लोग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट टेक्सा में ग्रुप्स में टेक्सॉन्स में डालते हैं लेवल के हिसाब से, तो उसे हम कहते हैं टेक्सोनोमिक हायरार्की। वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में और भी क्लियरली समझाती हूँ। ये जो टेक्सोनोमिक हायरार्की है इसमें कौन कौन से लेवल्स होते हैं? ठीक है, तो सबसे टॉप पे आता है किंगडम। ये जो है वो सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन है। उसके बाद आता है फाइलम, डिवीजन। फाइलम जो है वो हम लोग तब यूज करेंगे जब हम लोग एनिमल्स की बात करेंगे, और डिवीजन हम तब यूज करेंगे जब हम प्लांट्स की बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है क्लास, देन ऑर्डर, फैमिली, स्पीसीज, और सबसे लोएस्ट कैटेगरी जो है वो है स्पीसीज। अब ये जो हर एक लेवल है वो क्या है, ये हर एक कैटेगरी क्या है, ये जो है वो एक एक टेक्सोन है, टेक्सोनोमिक कैटेगरी है। ठीक है, ये सब लेवल्स जो है वो मिलके एक टेक्सोनोमिक हायरार्की बनाते हैं। अब इसमें सबसे हाईएस्ट लेवल पे जो है वो किंगडम है, इसलिए उसको हाईएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन कहा जाता है। और जो स्पीसीज है उसे लोवेस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन कहा जाता है, और इसी वजह से जो स्पीसीज है उसको बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कहा जाता है। प्लीज मार्क माई वर्ड्स, बेस जो स्पीसीज है उसे बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कहा जाता है। अब एक चीज जो हम नोटिस करेंगे कि जब हम लोग ये जो लोवेस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन कैटेगरी है स्पीसीज से लेके जब हम लोग हाईएस्ट लेवल की तरफ जाते हैं, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जब हम जाते हैं, जो सिमिलैरिटीज हैं ऑर्गेनिजम्स की वो कम होती जाती हैं। याद रखिए इस चीज को, जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो सिमिलैरिटीज है वो कम होती जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल जब हम बात करते हैं दो ऑर्गेनिजम्स की जो सेम स्पीसीज को बिलोंग करते हैं, उनमें सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी होगी कंपेयर टू दो ऑर्गेनिज्म जो किसी सेम ऑर्डर को बिलोंग करते हो, या फिर दो ऑर्गेनिज्म जो सेम फाइलम या फिर डिवीजन को बिलोंग करते हो।
अब ये जो हायरार्की है ना, ये जो सीक्वेंस है वो फिक्स्ड है। ठीक है, फिक्स्ड है, इसे आप चेंज नहीं कर सकते, इसे आपको याद रखना पड़ेगा। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ठीक है, तो इसे याद रखने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है। किंग डैनियल केम ओवर फॉर गुड सूप। किंग का जो के है वो किंगडम को रिप्रेजेंट करता है। डैनियल का डी डिवीजन को रिप्रेजेंट करता है। उसके साथ आप जो फाइलम है उसे याद रख सकते हैं। केम का सी जो है वो क्लास को रिप्रेजेंट करता है। ओवर का ओ जो है वो ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। फॉर का एफ जो है वो फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। गुड का जो जी है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है। और सूप का जो एस है वो स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। तो आई होप आपको ये जो टेक्सोनोमिक कैटेगरी या फिर टेक्सोनोमिक हायरार्की है वो क्लियर हो गई है। अब हम लोग ये जो एक एक जो कैटेगरी है, एक एक जो टेक्सोन है, उसे हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे इन द नेक्स्ट स्लाइड्स। तो जो टेक्सोनोमिक हायरार्की थी उसमें सबसे लोवेस्ट लेवल पे जो है वो स्पीसीज आता है। तो हम स्पीसीज से शुरू करते हैं। हमने पहले भी ये बात की थी कि जैसे जैसे हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे सिमिलैरिटीज कम होगी। तो इसका मतलब क्या है कि स्पीसीज में वो ऑर्गेनिजम्स बिलोंग करेंगे जिनमें सबसे ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं। सबसे ज्यादा, इतनी ज्यादा कि वो ऑर्गेनिजम्स आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। Species is a group of individual organisms that resemble to each other very closely and they can reproduce amongst themselves. सबसे important key factor जो species का है वो यही है कि they can reproduce amongst themselves. Species में जो organisms होते हैं वो काफी closely resemble करते हैं और इतना resemble करते हैं कि they can reproduce amongst themselves. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कैट का एग्जाम्पल लूँ, अब मैं इस कैट को कंपेयर करती हूँ बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म से। फॉर एग्जाम्पल मैंने कैट को पहले कैट से कंपेयर किया, उसके बाद मैं उसे किसी ह्यूमन से कंपेयर करूँ, एक डॉग से कंपेयर करूँ, एक बटरफ्लाई से करूँ, एक बर्ड से करूँ। कैट जो है वो सबसे ज्यादा सिमिलर किसके साथ है? कैट के साथ। ठीक है, और ये जो कैट्स हैं वो आपस में रिप्रोड्यूस भी कर सकती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो कैट्स हैं वो सब के सब जो है वो सेम स्पीसीज को बिलोंग करते हैं। सिमिलरली विथ डॉग्स, जो डॉग्स होते हैं वो सेम स्पीसीज को बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको रिकॉल करवाती हूँ, जब हमने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था कि इसमें दो कंपोनेंट्स थे। ठीक है, पहला था जेनेरिक नेम और दूसरा जो था वो था स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, तो स्पेसिफिक एपिथेट और कुछ नहीं है, स्पेसिफिक एपिथेट हमारा स्पीसीज को इंडिकेट करता है, वो स्पीसीज नेम है। फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग मैंगो की बात करते हैं तो उसका जो साइंटिफिक नेम है वो है मैंगीफेरा इंडिका। तो इंडिका जो है वो स्पीसीज है। पोटैटो का जो साइंटिफिक नेम है वो है सोलेनम टुबेरोसम, और जो टुबेरोसम है वो उसका स्पीसीज नेम है। पैंथेरा लियो जो कि लायन का साइंटिफिक नेम है, उसमें जो ये जो लियो लिखा हुआ है जिसका स्पेसिफिक एपिथेट है वो और कुछ नहीं, उसका स्पीसीज है। तो आई होप आपको जो स्पीसीज है वो क्लियर हो चुका है। स्पीसीज में वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो बहुत ही ज्यादा सिमिलर है, एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा रिजेम्बल करते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट, they can reproduce amongst themselves. Okay, जीनस। अब चलते हैं स्पीसीज के हायर लेवल जीनस पे। ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। ठीक है, दो अलग अलग स्पीसीज जिनमें काफी सिमिलरिटीज होती हैं, हम उनको एक जीनस में डालते हैं। ठीक है, दो स्पीसीज जिनमें सिमिलरिटीज होंगी उन्हें हम एक जीनस में डाल रहे हैं। दो स्पीसीज जो है जो जो सेम जीनस को बिलोंग करती हैं, मैं आपको एक बात समझा रही हूँ। दो स्पीसीज जो एक सेम जीनस को बिलोंग करती हैं उनमें ज्यादा सिमिलरिटी होगी कंपेयर टू एक ऐसा स्पीसीज जो किसी दूसरे जीनस को बिलोंग करता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, हम बात करेंगे एक डॉग और एक ग्रे वुल्फ की। ठीक है, अब डॉग और ग्रे वुल्फ की दोनों ही डिफरेंट स्पीसीज है। ठीक है, और दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस अमॉन्ग्स देमसेल्फ, वो आपस में रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकते। लेकिन आप दोनों को देखिए, दोनों में काफी सिमिलरिटीज हैं। ठीक है, दोनों में काफी सिमिलरिटीज हैं और इसलिए दोनों सेम जीनस को बिलोंग करते हैं। अब आप चले जाइए, जो मैंने आपको बताया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जिसमें दो कंपोनेंट्स थे, पहला था जेनेरिक नेम, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट। तो मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड में बता दिया कि जो स्पेसिफिक एपिथेट है वो और कुछ नहीं बल्कि स्पीसीज है। तो वैसे ही जो जेनेरिक नेम है वो और कुछ नहीं बल्कि जीनस है, वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है। तो अब हम देखते हैं डॉग और जो ग्रे वुल्फ है उनका साइंटिफिक नेम।
डॉग का साइंटिफिक नेम है कैनिस फेमिलियरिस, और जो ग्रे वुल्फ का साइंटिफिक नेम है वो है कैनिस लूपस। तो आप देख सकते हो जो जेनेरिक नेम है वो दोनों का सेम है, बिकॉज दे बोथ बिलोंग टू सेम जीनस। इजंट इट इंटरेस्टिंग? ठीक है। और मैंने आपको पहले ही बोला कि सिमिलैरिटीज जो है वो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे कम होती जाएंगी। तो वैसे ही आप देख सकते हैं कि स्पीसीज के टाइम पे जब हमने दो ऑर्गेनिज्म को कंपेयर किया जो सेम स्पीसीज को बिलोंग करती थी, उनमें कितनी ज्यादा सिमिलैरिटीज थी। और जैसे ही हम एक स्टेप जीनस की तरफ ऊपर बढ़े, सिमिलैरिटीज जो है वो कम हो गई। हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया गया है लायन, टाइगर और लेपर्ड का। ये तीनों आपस में काफी सिमिलर दिखते हैं। ठीक है। अगर मैं एक लायन को कंपेयर करूँ एक एलिफेंट के साथ, या फिर कंपेयर करूँ एक टाइगर के साथ, तो ऑफ कोर्स लायन जो है वो टाइगर से ज्यादा सिमिलर है, या फिर लायन जो है वो एक लेपर्ड से ज्यादा सिमिलर है। तो आप देख सकते हैं कि तीनों का जो स्पीसीज है वो तीनों का ही अलग है, लेकिन तीनों का जो जेनेरिक नेम है वो सेम है। इसका मतलब क्या है कि तीनों सेम जीनस को बिलोंग करते हैं। ठीक है। अब हम आ जाते हैं सीधा फैमिली पे। हमने देखा स्पीसीज, उसके बाद हमने देखा जीनस, और उसके बाद हम देखने वाले फैमिली। तो जो क्लोजली रिलेटेड जेनेरा होते हैं, जीनस होते हैं, उन्हें हम सेम फैमिली में डाल देते हैं। ठीक है। अब आप देखिए ये तीनों काफी सिमिलर दिख रहे हैं, स्पीसीज तीनों का अलग है। ठीक है। लेकिन सिमिलैरिटीज हैं इसलिए इनको सेम जीनस में डाल दिया गया। अब इनके साथ आप कंपेयर कीजिए कैट को। कैट जो है उसका जो आप नाम देखिए, स्पीसीज तीनों का ही डिफरेंट है, चारों का ही डिफरेंट है। और इन तीनों का एटलीस्ट जेनेरिक नेम सेम था, बिकॉज वो सेम जीनस को बिलोंग करते हैं। कैट का जेनेरिक नेम भी डिफरेंट है, लेकिन आप देखिए कैट को, कैट काफी रिजेम्बल करती है इन तीनों से लुक्स वाइज। मतलब छोटी है लेकिन कैट काफी रिजेम्बल करती है। तो इन चारों को जो है वो सेम फैमिली में डाला गया, जिसको बोलते हैं फेलिडे। आप देख सकते हैं कि स्पीसीज में सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा थी। उसके बाद जब हमने बात की जेनेरा की, तो जीनस की, तब भी सिमिलैरिटीज थी, मतलब कम हो गई। अब जब फैमिली में आए तो सिमिलैरिटीज और भी कम हो चुकी है। आप देखिए तीनों के नाम में आप डिफरेंस देखिए, हर चीज में डिफरेंस है, लेकिन सिमिलैरिटीज के बेसिस पे इन तीनों को, चारों को सेम फैमिली में डाला गया, जिसका नाम है फेलिडे। फैमिली के बाद आता है ऑर्डर। क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज को हम एक ऑर्डर में डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि लायन, टाइगर, लेपर्ड और कैट जो है वो सेम फैमिली को बिलोंग करते थे, जिसका नाम था फेलिडे। और उसके सामने है एक डॉग जो एक फैमिली को बिलोंग करता है, जिसका नाम है कैनिडे। अब ये पांचों पांच ऑर्गेनिजम्स के बीच में एक सिमिलैरिटी है, इन एनिमल्स के बीच में एक सिमिलैरिटी है कि ये सब फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैं। ये सब फ्लैश पे फीड करते हैं, और इसी वजह से इन दोनों फैमिलीज के ऑर्गेनिजम्स को एक ऑर्डर में डाला गया, जिसका नाम है कार्निवोरा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेम मतलब जीनस वाले ऑर्गेनिजम्स थे ये, फिर उसके बाद ये चार जो थे वो सेम फैमिली वाले थे, उसके बाद अब ये पांचों पांच जो है वो सेम ऑर्डर वाले हैं, और जो स्पीसीज हैं वो तो इन सब का अलग है। क्लास जो क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर्स होते हैं, या फिर ऐसे ऑर्डर्स जिनके बीच में कुछ सिमिलैरिटीज होती है, कुछ सिमिलैरिटीज, हम उन्हें एक क्लास में डाल देते हैं। हम वही पहले वाला एग्जांपल कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि हमने बात की थी लायन, टाइगर, लेपर्ड, कैट, डॉग। अगर इसके साथ मैं एक एलिफेंट को कंपेयर करूँ, या फिर मैं कंपेयर करूँ एक मंकी को या फिर एक ह्यूमन बीइंग को, तो आप बोलोगे अरे ये तो बहुत ही वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स को कंपेयर कर दिया साथ में। लेकिन इनमें एक सिमिलैरिटी है, और वो ये है कि ये सब केपेबल है टू गिव बर्थ टू देयर यंग वंस डायरेक्टली। एग्स ले नहीं करते हैं, डायरेक्टली अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं। आपने देखा होगा कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो एग्स ले करते हैं, लेकिन ये सब के सब डायरेक्टली अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं, और इसीलिए इनको एक क्लास में डाला गया है, जिसको बोलते हैं मैमेलिया। मैमेलिया मैमल्स वो होते हैं जो अपने यंग वंस को डायरेक्टली बर्थ देते हैं। ठीक है। तो अब आप देख रहे होंगे कि सिमिलैरिटी जो है वो काफी जो है वो कम हो चुकी है। सबका स्पीसीज अलग है, सबका जीनस अलग है, क्लास सॉरी ऑर्डर अलग है, फैमिली अलग है, लेकिन इनका जो क्लास है वो सेम है, मैमेलिया। फाइलम और डिवीजन। फाइलम जो है वो एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है, और डिवीजन जो है वो प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है। अब हम लोग पहले फाइलम डिस्कस करेंगे। तो जो क्लोजली रिलेटेड क्लासेस होती हैं, या फिर ऐसे क्लासेस जिसमें कुछ सिमिलैरिटीज हो,
हम उन्हें एक फाइलम में डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक फाइलम है जिसका नाम है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में कौन से ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड होते हैं? वो जिनके पास नोटोकॉर्ड हो और डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड हो, यानी कि सेम टाइप ऑफ न्यूरल सिस्टम। ठीक है, तो फिर इसमें आपके फिशेस, फ्रॉग्स, स्नेक्स सब इंक्लूड हो जाते हैं इन द फाइलम कॉर्डेटा। अब हम बात करेंगे डिवीजन की। तो डिवीजन जो होता है वो प्लांट्स के लिए यूज होता है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो क्लोजली रिलेटेड क्लासेस ऑफ प्लांट्स होती हैं या फिर ऐसे क्लासेस ऑफ प्लांट जिसमें कुछ सिमिलरिटीज हो, उसे हम एक डिवीजन में डालते हैं। जैसे कि अगर हम कंपेयर करें एक रोज और एक स्वीट पोटैटो को, तो वो एक डिवीजन में आते हैं, दोनों का जीनस स्पीसीज सब कुछ अलग है, लेकिन वो एक डिवीजन में आते हैं बिकॉज दे आर बोथ फ्लावरिंग प्लांट, और इसलिए उनको मैग्नोलियोफाइटा जीनस डिवीजन में डाला गया है। तो आप देख सकते हो अभी जितने भी ऑर्गेनिजम्स है बहुत ज्यादा डिफरेंट है, क्योंकि हम लोग जैसे जैसे ऊपर की तरफ आए हैं वैसे वैसे जो है सिमिलैरिटीज कम होती गई है। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं किंगडम पे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम लोग स्पीसीज की तरफ से जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे किंगडम की तरफ, वैसे वैसे सिमिलैरिटीज जो है वो कम होती जाती है, लेकिन उसके साथ साथ जो नंबर है वो भी कम होता जाता है। तो किंगडम में सिर्फ दो ही किंगडम्स आते हैं, एक एनिमलिया और दूसरा है प्लांटिक, यानी कि सिर्फ दो ही किंगडम है। तो ऊपर की तरफ जाते हैं तब सिमिलैरिटीज भी कम होगी और नंबर भी कम होगा, और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे सिमिलैरिटीज भी बढ़ेंगी और नंबर भी बढ़ेगा। जैसे कि आप देखिए स्पीसीज, तो स्पीसीज 1 2 10 नहीं है, बहुत सारे स्पीसीज है। ठीक है, वैसे अगर हम लोग किंगडम की बात करें तो किंगडम सिर्फ दो ही है, एनिमलिया और प्लांटिक। तो अब हायरार्की पढ़ने के बाद हमें एक चीज समझ में आ चुकी है कि हर ऑर्गेनिज्म का एक स्पेसिफिक हायरार्की होता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिजम्स की हायरार्की लिस्ट की हुई है। देखते हैं हाउस फ्लाई का। तो उसका जो बायोलॉजिकल नेम है वो है मुस्का डोमेस्टिका। तो उसमें जो ये मुस्का है वो उसका जीनस है, डोमेस्टिका उसका स्पीसीज है। तो ये देखिए मुस्का जीनस है। फैमिली जो है वो उसकी है म्यूसिडे। ऑर्डर जो है उसका है डिप्टेरा। इंसेक्टा उसका क्लास है। और उसका जो फाइलम जो हम बोलेंगे वो है आर्थ्रोपोडा। फाइलम क्यों? क्योंकि वो एक एनिमल है। ठीक है, और अगर हम उसकी किंगडम की बात करें तो वो एनिमल्स में आता है, हाउस फ्लाई एनिमलिया में आएगा, प्लांट में नहीं आएगा। तो यहाँ पे लेक्चर एंड होता है। थैंक यू इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपके पास कोई सजेशन या फिर कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर डाल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसे नए लेक्चर्स लाते रहें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।